सत्ता की शुरुआत ईरान की जंग से करते हैं जो अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इस जंग का आज 21वां दिन है और अभी ये और लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजरायल लगातार बम बरसाकर ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने की बजाय उसी भाषा में दोगुनी ताकत से जवाब दे रहा है। आज 21वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉर जोन से झटका देने वाली खबर आई है। ये वो खबर है जिसे जानकर व्हाइट हाउस में हड़कंप है। ये वो खबर है जिसे जानने के बाद अमेरिका की वायुसेना को अपनी शक्ति कम लगने लगी होगी। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग पर हमले का दावा किया है। अगर ईरान का यह दावा सही है तो किसी भी युद्ध में यह पहली बार होगा जब अमेरिका के F-35 पर हमला हुआ होगा। वो F-35 जिसे ट्रंप आसमान का बेताज बादशाह कहते नहीं थकते हैं। वो F-35 लड़ाकू विमान जिसे अमेरिका दुनिया के कई देशों को बेचने का सपना देख रहा है। उस F-35 जेट को ईरान ने टारगेट किया है। ईरान की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में एक जेट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक उस पर हमला होता है। इस छोटे से वीडियो में अमेरिका की नींद उड़ गई है, क्योंकि इससे साबित हो गया है कि ईरान से युद्ध में ट्रंप का हवाई घमंड हर दिन क्रैश हो रहा है। हालांकि F-35 जेट को निशाना बनाए जाने की ये पहली घटना है। ये बताया जा रहा है कि इसे उस वक्त टारगेट किया गया जब ये जेट ईरानी एयर स्पेस में था। अमेरिका ने भी F-35 को नुकसान होने की बात स्वीकार की है। हालांकि ये स्वीकार नहीं किया गया है कि यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है। सेटकॉम के प्रवक्ता टॉम हॉकिंस के मुताबिक जेट को नुकसान हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अमेरिका का दावा है कि इस घटना में पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। कई दिन से ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरानी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है। सारे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ईरानी आसमान में उनके जेट्स के लिए अब कोई चुनौती नहीं है। लेकिन F-35 पर हमले ने बता दिया कि ट्रंप के इन दावों की उड़ान भी हवाई ही है। अब वो दमदारी से ये बात शायद ही कह पाएंगे। ये बात सही है कि अब तक इजरायल और अमेरिका के फाइटर जेट्स को ईरानी एयर स्पेस में कोई खास चुनौती नहीं मिली थी और ये माना जा रहा था कि दोनों देशों का फुल एयर डोमिनेंस है। इसलिए इस घटना के बाद अब कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ईरान जंग पर अमेरिका का अब भी पूरा कंट्रोल नहीं है? क्या अमेरिका ईरान की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है? इस घटना के बाद अमेरिकी जेट्स की स्टेल्थ शक्ति भी संदेह के घेरे में है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि यह घटना युद्ध के लंबे खिंचने और अमेरिका के लिए लागत बढ़ने का संकेत है। अमेरिका का नुकसान सिर्फ एक F-35 तक सीमित नहीं है। आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले ट्रंप के बड़े बड़े दावों वाली वो रील देखिए आज जिस पर सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका ये कभी कबूल ना कर पाए कि ये हमला था और ईरान ने किया था, क्योंकि इससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचने का डर है। साथ ही ट्रंप से सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर इतने दावों के बाद भी ईरान ने F-35 को कैसे टारगेट कर दिया। वैसे आपको ये बता दें कि F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ तकनीक से लैस है, मतलब अदृश्य रहने की क्षमता है। रडार को चकमा देकर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गहराई तक जा सकता है। इसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है और ताकत की अगर बात करें तो सुपरसोनिक स्पीड है, यानी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। ग्राउंड अटैक, जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत हासिल है। हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों, लेजर गाइडेड बमों और 25 mm तोप से लैस है। 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम है। लेकिन क्या ईरान के सामने ये ताकत कमजोर पड़ गई? इसके बाद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। पेंटागन में सन्नाटा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने F-35 को लेकर अमेरिका का कैसे मजाक उड़ाया, ट्रंप के घमंड की कैसे क्रैश लैंडिंग करवाई, अब ये भी आप जान लीजिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर मालिबफ ने कहा कि F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है। ये फाइटर जेट 35 अमेरिका के घमंड का प्रतीक रहा है। इस जेट को अमेरिका हमेशा अदृश्य बताता रहा है। ऐसा पहली बार है जब इस अमेरिकी अहंकार पर प्रहार हुआ है। ये संकेत है कि अब अमेरिकी शक्ति ढह रही है। IRGC की तरफ से अमेरिका को नई चेतावनी दी गई है। IRGC के एक कमांडर ने कहा कि F-35 पर हमला बहुत खास है, लेकिन ट्रंप के लिए हमारे पास ऐसे कई सरप्राइज हैं। लेकिन ये सिर्फ एक F-35 की कहानी है और युद्ध में 21 दिनों की पूरी पिक्चर ये बता रही है कि अमेरिका को कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है।
पूरी पिक्चर ये है कि इस युद्ध में 21वें दिन तक अमेरिका के 16 सैन्य विमान नष्ट हो चुके हैं, जिनमें से 3 F-15 जेट कुवैत के एयर स्पेस में तबाह हुए। अमेरिका ने इसकी वजह फ्रेंडली फाइट को बताया। एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर इराक में क्रैश हुआ, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। इसके अलावा सऊदी में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले में भी 5 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को नुकसान की खबर है। इसके अलावा इस जंग में अब तक अमेरिका के 10 से 12 MQ-9 रिपर ड्रोन गिराए गए हैं, जिसे अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक एक बार भी ये नहीं माना गया है कि कोई विमान सीधे ईरानी हमले में क्रैश हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि इससे अमेरिका को बड़ी आर्थिक चोट पहुंच रही है। अगर अब तक गिराए गए 12 MQ-9 रिपर आर्म्ड ड्रोन की बात करें तो इससे अमेरिका को करीब 3,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 3 F-15 फाइटर जेट्स कुवैत में गिरे थे। एक की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से 2,700 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। वहीं एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर की कीमत करीब 370 करोड़ रुपए है। अगर अमेरिका के सभी विमानों को हुए नुकसान का अनुमान लगाएं तो ये करीब 15,000 करोड़ का है। साफ है अमेरिका को नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। उसका आसमानी घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। यहां आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 पर हमला किस अचूक हथियार से किया होगा। क्या इसका जवाब ईरान का बावर 373 सिस्टम है। बावर 373 ईरान का विकसित स्वदेशी और लंबी दूरी का कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम है। कहा जा रहा है कि F-35 की जो कोडिंग उसे रडार में से छुपाती है। उसकी एक कोटिंग होती है जो उसे रडार से छुपाती है। उसे बावर सिस्टम की रेडियो तरंगें आसानी से पकड़ लेती हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिस चश्मे से अमेरिका समझता है कि F-35 गायब है, ईरान के पास उस चश्मे को उतारने वाला रडार मौजूद है जो एक साथ 300 टारगेट का पता लगा सकता है, 60 को ट्रैक कर सकता है और 6 लक्ष्यों को एक साथ निशाना लगा सकता है। एक टेस्ट के दौरान इस सिस्टम पर बावर सिस्टम ने अपनी क्षमता साबित की थी। 316 किलोमीटर की दूरी से ड्रोन को पकड़ा था। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन 218 किलोमीटर दूर से F-35 जेट्स को भी मार गिराने में सक्षम है। ये सैयाद 4B मिसाइल से लैस है, जिसकी स्पीड मैक 8 यानी लगभग 9,800 किलोमीटर से लेकर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बावर ने परीक्षण के दौरान अपनी क्षमता को साबित भी किया था। खैर, यहां पर एक बात और भी है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, उस समय ट्रंप क्या कहा करते थे। भारत पाकिस्तान के युद्ध में कई जेट गिर गए। कभी वो 6 की संख्या बताते थे तो कभी 8 की संख्या उन्होंने बताई। उसी अमेरिका के 16 विमान ईरान युद्ध में नष्ट हो गए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ईरान जंग में अमेरिका का घमंड भी अब क्रैश हो रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावे अभी भी वैसे ही हैं कि हम युद्ध जीत रहे हैं और ईरान तबाह हो रहा है। ईरान युद्ध अब सिर्फ ट्रंप के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश अब इस संकट का सामना कर रहे हैं। खासकर खाड़ी देशों का ब्लड प्रेशर हर दिन के साथ बढ़ रहा है और इसी पर हमने दुनिया का एक चिंता कार्ड तैयार किया है, क्योंकि अब ये भविष्यवाणियां होने लगी हैं कि ये एक तरह का आर्थिक विश्व युद्ध बन रहा है, जिसका रिमोट इस वक्त ईरान के हाथ में है। पहली चिंता कार्ड यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने का रिस्क है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाएगा। दूसरा चिंता कार्ड ये कि कतर में दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला हुआ है और इस हमले का मतलब है कि सप्लाई चेन का बिगड़ना, जिसे ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा। इससे गैस और बिजली महंगी होने का खतरा बढ़ गया है। तीसरा चिंता कार्ड फ्लाइट्स का रद्द होना है। सऊदी अरब, UAE, अबू धाबी, कतर जैसे खाड़ी देश दुनिया के बड़े ट्रैवल हब हैं, लेकिन युद्ध की वजह से यहां हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यूरोप और एशिया के बीच सफर करने वाले लोग फंसे हुए हैं। ये इन देशों की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। अगली चिंता यूरोप के केंद्रीय बैंक की चेतावनी है, जिसने ये कहा है कि इस युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ेगी और कमाई कम होगी। जबकि पांचवी वजह है कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब कम होती जा रही है। यह भी ईरान इजराइल युद्ध का साइड इफेक्ट है। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध की वजह से अब तक सिर्फ तेल वाली आग लगी थी, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ताला लगा दिया।
सुविधा अनुसार उसे खोलने की कीमत वसूलने वाला है। तो अब गैस के संकट वाला गियर लग गया है। इसकी वजह है कतर में एलएनजी के प्लांट पर ईरान का हमला, जिसके बाद कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट की क्षमता 17% तक खत्म हो गई है। ये दावा खुद कतर की ओर से किया गया है और ये कहा गया है कि नुकसान की भरपाई अगले 5 वर्षों तक नहीं हो पाएगी। ईरान के इस हमले में कतर के सालाना राजस्व में 1.87 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात, यूरोप और एशिया को होने वाली एलएनजी सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि ईरान ने इस हमले से सिर्फ कतर को नहीं बल्कि अमेरिका को भी चोट पहुंचाई है, क्योंकि अमेरिकी तेल कंपनी इसमें हिस्सेदार थी, इसीलिए उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़की जंग दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए टाइम बॉम्ब बनती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद है। खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल वर्षा से तेल और गैस की किल्लत महसूस होने लगी है। तो अब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने जो भविष्यवाणी की है, उसमें भी डर की मात्रा बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब के अनुसार ईरान की जंग को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों को ये लगता है अगर अप्रैल के अंत तक ये जंग चली तो कच्चे तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। यह कीमत वैश्विक बाजार के लिए एक बहुत खतरनाक साबित होगी और तेल की बेतहाशा बढ़ी हुई कीमतें वैश्विक मंदी को भी जन्म दे सकती हैं। वैसे तो कच्चे तेल की अधिक कीमत से सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों का राजस्व बढ़ता है, लेकिन मौजूदा हालात उन्हें फायदे से ज्यादा डरा रहे हैं। अब हम आपको एक चार्ट के जरिए भी ये समझाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैसे ईरान के तेल वाले प्लान पर गच्चा खा गए हैं। ट्रंप को ये लगा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान की योजना कुछ और ही थी। तो देखिए हुआ क्या है, ईरान के तेल वाले प्लान पर गच्चा क्यों खा गए ट्रंप की। युद्ध से पहले क्या स्थिति थी और युद्ध के बाद क्या स्थिति हो गई है, जानिए। युद्ध से पहले रोज 20 से 21 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निकलते थे। युद्ध के बाद कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक में 97% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, यानी इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बाद समझिए कि ये जो सब हो रहा है इसकी वजह से क्या हुआ है। युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल निकलता था। युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में रोज 15 से 18 मिलियन बैरल तेल की कमी हो रही है, ये ट्रैफिक कम होने की वजह से। तो युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा था, जो कि अब लगभग बंद हो गया और इसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध से पहले 20% एलएनजी की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होती थी और ये एलएनजी दुनिया के अलग अलग देशों में जाती थी, लेकिन युद्ध के बाद सिर्फ वही टैंकर निकल रहे हैं जिन्हें ईरान जाने दे रहा है और इस वजह से इस सप्लाई पर भी असर हुआ है। इन हालात पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डर के रुझान आने लगे हैं। एक न्यूज रील हम आपको इस पर भी दिखाते हैं। इस युद्ध का ट्रिगर दबाया अमेरिका ने, उस पर दबाव बनाया इजराइल ने, लेकिन युद्ध की सबसे ज्यादा गर्मी एशियाई देश और खाड़ी देश महसूस कर रहे हैं। युद्ध के साइड इफेक्ट सब जगह से सामने आ रहे हैं। आज भारत में प्रीमियम पेट्रोल 2.35 प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार इंडस्ट्रियल डीजल के दाम अब 87.67 रुपए से बढ़कर 109.59 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन खाना महंगा हो गया है। जोमैटो ने 2 रुपए 40 पैसे प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। इस बढ़ोतरी के बाद जोमैटो की प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 14 रुपए 90 पैसे प्रति ऑर्डर हो गई है। अब हम आपको ईरान के उस प्लान के बारे में भी बताते हैं जिसमें वो युद्ध जीतना नहीं चाहता, बल्कि महंगाई के फ्रंट पर दुनिया के बाकी देशों को थका कर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि बड़े अधिकारियों की मौत के बाद और भारी नुकसान के बाद भी ईरान सरेंडर करने को राजी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? असल में ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है। वो इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है, चाहे इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर क्यों ही ना पड़े। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का मकसद युद्ध में जीत हासिल करना नहीं है। उसका असली मकसद है ऐसी स्थिति बनाना जिसमें वो युद्ध के बाद की शर्तें तय कर सके। बाकी देशों के लिए इसे जारी रखना बहुत महंगा हो जाए और वो समझौता करने पर मजबूर हो जाएं। इसके रुझान भी अब आने लगे हैं। अमेरिका के वित्त मामलों के सचिव ने यह संकेत दिए हैं कि कतर पर अटैक के बाद अमेरिका ईरानी तेल पर बैन हटाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो समंदर में फंसा ईरान का 140 मिलियन बैरल तेल तुरंत बिक सकता है।
इससे ईरान को कम से कम 15 अरब डॉलर मतलब 1.4 ट्रिलियन रुपए की कमाई होगी। मौजूदा वक्त में ईरान का 140 मिलियन बैरल तेल अब भी समंदर में फंसा हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अभी सिर्फ वो तेल बेचने की परमिशन देगा जो समंदर में फंसा है। अमेरिका की कोशिश इस तेल को एशिया और यूरोप भेजने की है, जिससे इन दोनों द्वीप के लोगों को राहत मिल सके। मतलब ईरान जो चाह रहा था वो होने लगा है, और ये सबसे बड़ी हार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। इस जंग के साइड इफेक्ट्स इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों तरफ से एक दूसरे के तेल और गैस भंडार को निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के गैस भंडार को टारगेट करते हुए साउथ पार्स पर हमला किया। ईरान ने पहले इसके जवाब में कुवैत के गैस भंडार पर हमला किया। इसके बाद भी ईरान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ईरान ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी का इलेक्ट्रिक सिस्टम प्रभावित हुआ है, जिसे ठीक करने में कई दिन भी लग सकते हैं। हाइफा रिफाइनरी पर हमले के अलावा भी ईरान ने इजराइल में कई जगह पर हमला किया। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों और तेल अवीव जैसे शहर को निशाना बनाया गया। आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एक ऐसे ही हमले की है, जब ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकाने को टारगेट किया। सैन्य ठिकानों के पास मिसाइल हमला हुआ, जिससे सैनिक भी सहम गए। इजराइल के हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले का एक वीडियो सामने आया है। ईरानी मिसाइल के डायरेक्ट हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ईरान उन अरब देशों को भी टारगेट कर रहा है जहां अमेरिका के बेस हैं। एक ऐसा ही हमला बहरीन में अमेरिकी बेस पर हुआ। बहरीन का ये अमेरिकी बेस जंग के पहले दिन से ईरान के टारगेट पर है। ईरान अब बड़ी संख्या में क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। उत्तरी इजराइल में ईरान क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। इसके इफेक्ट कई जगह देखे गए हैं। बम बारूद वाले युद्ध से निकलकर अब आइए चुनावी युद्ध में प्रवेश करते हैं, जहां बम बारूद तो नहीं लेकिन जुबानी कलेश में कोई कमी नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। टीएमसी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जबकि असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। हिमंत बिस्वा शर्मा जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान हिमंता के साथ उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा, बेटे नंदिल विश्व शर्मा और गुवाहाटी से बीजेपी सांसद बिजुली कालिता मेधी मौजूद थी। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने अपनी मां मृणालिनी देवी का आशीर्वाद लिया और फिर रोड शो किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया, शुभ काम की शुरुआत हमेशा मां के आशीर्वाद से होनी चाहिए। इन दिनों मैं उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पाता, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे असम की सेवा जारी रखने की शक्ति देता है। हिमंता जिस जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से वो 2001 से लगातार जीतते आ रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1996 में इस सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें असम गण परिषद के नेता भृगु कुमार फुकन से 17,000 वोटों से वो हार गए थे। जिसके बाद 2001 में हिमंता ने 10,000 वोट से अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद से लगातार वो यहां से जीतते आ रहे हैं। अब एक बार सुनिए नामांकन के बाद उन्होंने क्या कहा और उन पर क्या राजनीतिक हमले हुए। पिछली बार जो रिकॉर्ड था वो आपने तोड़ा था, 1 लाख से ज़्यादा आपकी जीत का रिकॉर्ड था। इस बार आपने बतौर मुख्यमंत्री भी पर्चा भरा है, तो क्या इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मेरा लगता है लास्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा वोट हमें मिल जाएगा इस बार। कितना ज़्यादा मिलेगा मुझको पता नहीं है, बट जो मेरा लगता है कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा और ज़्यादा वोट मुझे मिलना चाहिए। बार बार कही जा रही है कि इस बार का जो चुनाव है ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस बनाम हिमंत बिस्वा शर्मा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ते है, लेकिन मुझे इतना क्यों वो लोग बड़ा बना रहे हैं? मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं। अगर आप बोलते हैं कि चुनाव आप बीजेपी का साथ नहीं लड़ रहा है, आप हिमंत बिस्वा शर्मा का साथ लड़ रहा है, तब तो मैं एक इंस्टीट्यूशन बन जाऊँगा। और आप सोचिए जीतने का बाद मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊँगा। कांग्रेस तो कह रही है कि डेवलपमेंट से ज़्यादा आपका जो फोकस है वो ध्रुवीकरण करने पर है, मियाँ मुसलमान की बात करते हैं। जब मैं आइडेंटिटी का बात बोलता हूँ तब मैं यही आइडेंटिटी का बात बोलता हूँ कि असमिया और भारतीय का आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जो नॉन इंडियन होगा वो तो ध्रुवीकरण अपने आप हो ही जाएगा। आप उसको कैसे रोक सकते हो? कुछ ज्वाइनिंग जो हुई हाल में हुई है उसको लेके बीजेपी के एक सेक्शन में थोड़ी सी नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है बीजेपी में कोई नाराज़ी नहीं है। आपको कोई आप हमारा मुख्य कार्यालय में बैठ रहा है, कोई नाराज़गी का एक छोटा सा सिंबल भी आपको मिले है क्या?
आज हमारे इतना नामांकन हुए, इतना लोग बाहर निकाले, ऐसा आज ही आप कंपेयर कर लो कांग्रेस का नामांकन और बीजेपी का नामांकन। हिमंता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी की है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का दावा है कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी। हिमंत बिश्व शर्मा के डर, धमकाने, बहकाने और समाज में विभाजन की राजनीति को खत्म कर असम समाज को एकजुट कर सशक्त कर शक्तिशाली बनाकर इसी सपने के साथ हम एकजुट हुए। मैं भारसास कौन है वो मैं जानता भी नहीं हूँ, जानने के लिए कोशिश भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ, विश्वास का साथ बोल सकता हूँ, हिमंत बिश्व शर्मा महोदय अगला बार दोबारा मुख्यमंत्री दो बार के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। असम के बाद पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां आज ममता बनर्जी ने लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से 10 वचन किए हैं। ये 10 वचन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनी तो बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए पर महीना मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के हर परिवार को पक्का घर दिया जाएगा। हर घर में नल योजना के तहत सभी घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। गरीब परिवारों को हर वर्ष 10 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। किसानों को लागत से 50% ज्यादा MSP मिलेगी। हर राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। 10 लाख छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। राज्य में 7 नए जिले भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने कई वादे किए हैं। साथ ही आरोप भी लगाया है कि जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं वो राज्य को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसीलिए राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल है। तैयार कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ के और कोई पार्टी बंगाल को बचाने नहीं सकता है, जिंदा रखने नहीं सकता है। सबका साथ सबको विकास, मोदी जी का भाषण मत सुनिए, सबका साथ सबको विनाश कर दिया। विकास तो नहीं हुआ, विनाश कर दिया। और बेटी बचाओ के नाम पे सब अपना पब्लिसिटी करके पूरा बेटी हटाओ, महिला हटाओ, किसान हटाओ और बीजेपी गुंडा बचाओ। ये जमींदारी नहीं चलेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाद अब उत्तर भारत की बात करते हैं, जहां उत्तराखंड में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। पुष्कर सिंह धामी सरकार में 5 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा और खजान दास को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए धामी सरकार ने मैदान से लेकर पहाड़ तक संतुलन बनाने की कोशिश की है। पहली बार हरिद्वार से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब कैबिनेट में गढ़वाल के 8 और कुमाऊं के 4 मंत्री हैं। 3 विधायक पहली बार कैबिनेट मंत्री बने तो 2 पुराने मंत्रियों को भी मौका दिया गया। देहरादून की राजपुर रोड से विधायक खजान दास मंत्री बने हैं। खजान दास पहले भी मंत्री रह चुके हैं। ये दलित वर्ग से आते हैं। इन्हें मंत्री बनाकर दलितों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक मंत्री बने हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके मंत्री बनने से ब्राह्मण समाज को साथ लाने की कोशिश है। भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा मंत्री बनाए गए हैं। राजपूतों को भी बीजेपी मैसेज देने की कोशिश में है, जबकि रुद्रप्रयाग से राजपूत समाज से आने वाले विधायक भरत सिंह चौधरी भी धामी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को भी मंत्री बनाया गया है। वो जाट समाज से हैं। उनके जरिए किसानों को साथ लाने की कोशिश है। श्री खजान दास जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं खजान दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है
उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। आज सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली है। जो कार्य पार्टी हमेशा देती है, एक कार्यकर्ता के रूप में उस काम को आगे बढ़ाना ये दायित्व है कार्यकर्ता के रूप में मेरा, चाहे संगठन का हो चाहे सरकार का हो। जब जब जिम्मेदारी मिली है उसको आगे बढ़ाया है। आज मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश के विकास के लिए तेजी के साथ काम आगे करेंगे। और मुझे जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा और ये ऋण में सेवा के रूप में उतारूंगा। और यही संकल्प लेता हूं कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने और उत्तराखंड जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक स्पिरिचुअल कैपिटल बने, तो वो निश्चित रूप से बनेगा और सरकार की जो भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन हो, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा संकल्प रहेगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समय कम है किंतु काम ज्यादा है। हम मिलकर के काम करेंगे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मजबूती से हम लोग आने वाले समय में जो हमारा 2027 का होगा, ये हमारा लक्ष्य होगा और मजबूती देंगे। माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आज मैंने शपथ लिया है। निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सेवा है। माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में जो विकास की बयार हमारे क्षेत्र में हूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।